हेलो गाइस, वेलकम टू इन माय चैनल स्मार्ट स्टडी। गाइस, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 8 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और विषय है सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट 19 अक्टूबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। संविधान बनने की प्रक्रिया, संविधान के मुख्य लक्षण। नंबर 1, संविधान बनने की प्रक्रिया। संविधान निर्माण के विचार स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ही राष्ट्रवादियों में आने लगे थे। क्या कह रहे कि संविधान का निर्माण के जो विचार थे स्वतंत्रता संघर्ष के समय ही राष्ट्रवादी जो थे उनके मन में आने लग गए थे कि वे स्वतंत्र भारत को किस तरह का होना चाहिए। वो ये सोचते थे कि जब भारत स्वतंत्र होगा तो वो किस तरह का होना चाहिए। स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक को समान अवसर होगा, सभी को सरकार में हिस्सेदारी का बराबर अधिकार होगा। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बात रखी कि जो भारत स्वतंत्र होगा तो सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेंगे और जो सरकार है उसकी हिस्सेदारी का भी पूरा अधिकार मिलेगा। परंतु इतनी विविधताओं वाले हमारे देश में यह काम किसी एक आदमी के बस में नहीं था कि हमारे देश में आपको पता है इतनी विविधता, अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, है ना। तो वहाँ पे ये काम करना आसान नहीं था। इस काम को पूरा करने में लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया। तो देखो ये ध्यान सुनने, कितने लोगों ने योगदान दिया? 300 लोगों ने योगदान दिया, जो कि 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। जो वो 300 लोग कौन थे? 1946 में 1946 में जो संविधान सभा के सदस्य थे उस समय, ठीक है। संविधान सभा की बैठक लगभग अगले 3 साल तक होती रही, तब जाकर भारत का संविधान बना। और उसके 3 साल तक ये संविधान के बारे में क्या हुई, बैठकें होती रही अलग अलग, जब जाकर भारत का संविधान बना। संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो उसके अध्यक्ष कौन थे बेटा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी न तो कोई भाषा थी और न ही कोई धर्म था, न ही एक जैसी संस्कृति थी। अब हमारे भाषा देखो, अलग अलग देश, जो हमारा देश है इसमें इतनी विविधता है कि अलग भाषा है, जाति है, लेकिन उसके अलावा कुछ समुदाय ऐसे भी थे जिनकी ना तो कोई भाषा थी, ना ही कोई धर्म, ना ही, और उनकी संस्कृति भी एक जैसी नहीं थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था तो उस समय हमारे देश में भारी उथल पुथल से गुजर रहा था, लेकिन इन सदस्यों ने अपने दायित्वों को निष्ठा से निभाते हुए एक ऐसा दस्तावेज तैयार कर दिखाया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के साथ साथ विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। तो जब ये संविधान बन रहा था तो उस समय देश की आज़ादी और भारत और पाकिस्तान का बंटवारा, ये सब बहुत देश में उथल पुथल चल रही थी उस टाइम। बिल्कुल जो सब नेता थे वो बहुत इतना देश में बहुत बुरी हालत चल रही थी, बहुत मुश्किलों से गुजर रहा था हमारा देश। लेकिन फिर भी जो ये सदस्य थे, इस सभा के सदस्य थे, संविधान सभा के सदस्य, उन्होंने अपनी निष्ठा से निभाते हुए अपने दस्तावेज तैयार कर दिखाए जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के साथ साथ विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है, जिसमें सबके बारे में सोचा गया। सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान या एक पर्टिकुलर जगह के बारे में नहीं, पूरे देश की विविधता को ध्यान में रखकर उसको एक बनाए रखने के बारे में सोचा गया और उससे हमारी जो संविधान है वो उससे रिलेटेड बना हमारा। अब आगे देखते क्या दिया गया है बेटा। संविधान के मुख्य लक्षण और आयाम। संघवाद, इसका मतलब देश में शासन चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अलग अलग प्रकार की सरकारों का होना। तो देखो, संघवाद का अर्थ क्या है बेटा कि सरकार जो है, अब हमारे देश की बात करते हैं तो हमारे देश में सिर्फ एक सरकार नहीं है। इसका मतलब देश में शासन चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अलग अलग सरकारों का होना। विभिन्न स्तरों पर अलग अलग सरकारों का होना, इसका मतलब क्या है? संघवाद। हमारे देश में 3 स्तरों पर सरकार काम करती है। हमारे देश की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं तो भारत में 3 स्तरों पर सरकार काम करती है। तो देखिए कौन सी बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रथम, केंद्र स्तर पर केंद्रीय सरकार। पहली सरकार कौन सी है? केंद्रीय सरकार। द्वितीय सरकार होती है राज्य स्तर पर, जिसे हम राज्य सरकार कहते हैं। और तीसरी होती है स्थानीय स्वशासन, पंचायत राज व्यवस्था या नगर निगम प्रशासन। तो जैसे कि मान लो ये हमारा भारत देश है, एक रफ तुम आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि ये क्या है, हमारा भारत देश है। अब यहाँ पे सबसे पहले होगी केंद्र सरकार, जो पूरे का पूरे भारत देश पर ध्यान रखेगी कि कहाँ पे क्या करवाना है। जैसे कि अब कोविड से रिलेटेड जब ये हुआ था तो हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने, उन्होंने क्या कहा, नरेंद्र मोदी जी ने, इस एक दिन में लॉकडाउन कर दिया। तो वो किसके अंदर आते हैं? केंद्र सरकार के अंदर। जो वो बोला जाएगा, उनके द्वारा जो दिए गए कानून है वो पूरे देश में क्या होंगे? लागू होंगे।
उसके बाद आता है राज्य सरकार। तो अब आपको पता है कि हमारा देश राज्यों में विभाजित है, छोटे छोटे राज्यों में है ना, तो हर राज्य की एक अलग सरकार होती है जिसका नाम क्या है, राज्य सरकार। एक हुई केंद्र सरकार, दूसरी हुई राज्य सरकार। उसके अलावा अब राज्य भी बहुत बड़े बड़े हैं, तो उसे भी आगे क्या किया गया, छोटे छोटे जिलों में पंचायत में बांट दिया गया है, जिससे क्या हो वहाँ उस को हम क्या कहेंगे, पंचायत राज व्यवस्था या नगर निगम व्यवस्था। तो 3 हुई, आप लोगों को समझ में आई, केंद्रीय व्यवस्था या केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इसके अलावा पंचायत राज्य व्यवस्था। आगे देखिए क्या लिखा गया है। इसकी वजह यह है कि भारत जैसे विशाल देश में सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार हो सके। इन मुद्दों की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई है। तो देखो अब इतना बड़ा देश है, एक ही सरकार से अगर हम कह दें कि पूरा काम संभालना मुश्किल हो रहा है, तो उसको क्या किया गया, वहाँ एक छोटे छोटे जैसे राज्य में डिवाइड कर दिया, पंचायत में डिवाइड कर दिया, तो उससे क्या हुआ, जो फैसले लेने का काम है वो थोड़ा आसान हो गया। अब जैसे कि अब आपके स्कूल में प्रिंसिपल है, वो पूरे स्कूल को देखते हैं, ठीक है, लेकिन आपकी जो क्लास टीचर है वो आपकी क्लास को देख रही है। इसी तरह हमारे देश में भी क्या किया गया है, एक हमारे देश में केंद्र सरकार बना दी जो मिलकर क्या करे, पूरे देश के बारे में सोच रही है, लेकिन उसके अलावा राज्य सरकार बनाई है और पंचायत सरकार बनाई गई है, ठीक है, नगर निगम प्रशासन। अब देखिए आगे क्या दिया गया, क्रियाकलाप। अपने आसपास के बैंक, स्कूल, डिस्पेंसरी, अस्पताल, पुलिस, अन्य क्षेत्र के सांसद, अपने क्षेत्र के सांसद, विधायक, निगम पार्षद का नाम लिखे। तो ये तो बेटा आप खुद करेंगे, अपने जो भी आपके घर के पास बैंक है, स्कूल है, डिस्पेंसरी है, इनका नाम लिखना है। सेकंड देखिए क्या है, पता लगाइए कि किस प्रकार की सरकार केंद्र, राज्य या अन्य सरकार के अंतर्गत काम करते हैं। तो ये किस प्रकार की सरकार के अंतर्गत काम करते हैं, तो आइए देखते हैं बेटा। देखिए फर्स्ट बैंक किसके अंदर काम करता है बेटा, केंद्र सरकार के अंदर, ठीक है। उसके बाद सेकंड हम बात करते हैं राज्य सरकार के अंदर। तो देखो स्कूल भी राज्य सरकार के अंदर होते हैं, लेकिन कुछ स्कूल केंद्र सरकार के भी अंदर होते हैं। तो ये दोनों आप ऐसा करिएगा बेटा, लिस्ट यहाँ पे लिख लीजिएगा केंद्र सरकार, और उसके बाद आगे उसके उदाहरण दे दीजिएगा, ऐसे ही लिख दीजिएगा राज्य सरकार, फिर उसके लिख दीजिएगा, और उसके बाद में निगम सरकार, जो नगर निगम प्रशासन है। तो डिस्पेंसरी ये भी किसके अंदर आती है बेटा, ये भी आती है हमारी राज्य सरकार के अंदर, ठीक है। जैसे स्कूल है, कुछ स्कूल केंद्रीय विद्यालय होते हैं ना, तो वो किसके अंदर आएंगे, केंद्र सरकार के अंदर, ठीक है। तो मैंने उन दोनों पे टिक लगा दिया। उसके बाद अस्पताल, तो अस्पताल भी बेटा देखो कुछ अस्पताल कैसे होते हैं जो केंद्र सरकार के अंदर होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो किसके अंदर है, राज्य सरकार के अंदर, तो दोनों ही हैं। पुलिस किसके अंदर आती है, राज्य सरकार के अंदर, ठीक है। अपने क्षेत्र के सांसद ये किसके अंदर आते हैं बेटा, क्षेत्र के सांसद किस में आते हैं, केंद्र सरकार में, ठीक है। विधायक किसके अंदर आते हैं बेटा, विधायक किसके अंदर आते हैं हमारे, ये आते हैं राज्य सरकार के अंदर। आपको समझ आ रहा है बेटा, जो टिक ग्रीन से लगा है वो राज्य सरकार के अंदर है, जो ब्लू से लगा है वो केंद्र सरकार के अंदर है। और नगर निगम जो पार्षद है वो किसके अंदर आता है बेटा, जो ये आता है हमारा नगर निगम प्रशासन के अंदर, ठीक है। तो ये मैंने 3 कर दिए हैं। आप यहाँ से जैसे जिस कलर से टिक लगा है बेटा उस कलर में वो लिख दीजिएगा। केंद्र सरकार में बैंक, स्कूल और अस्पताल लिख देंगे, राज्य सरकार में स्कूल, डिस्पेंसरी, अस्पताल और पुलिस लिख देंगे, और विधायक लिख देंगे, ठीक है। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। ये एक्टिविटी आप इसको खुद भी थोड़ा इंटरेस्ट के साथ पता करके अपने आसपास से करिएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या दिया गया है, संविधान का निर्माण करते समय संविधान सभा के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी। कि देखो हमारा देश क्या है, कौन कौन सी चुनौतियां थी। हमारा देश इतना बड़ा है, इतना विशाल है, इतनी विविधता है यहाँ पे, तो उन सबको देखकर उसके बाद संविधान लिखना एक बहुत बड़ा काम था। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो आइए देखिए बेटा, संविधान का निर्माण करते समय संविधान सभा के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी। आंसर, भारत में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है, इसीलिए सभी को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। दूसरा, सबको एक समान अधिकार देते हुए मजबूत राष्ट्र के लिए संविधान बनाना भी एक बड़ी चुनौती थी। तो देखिए ये कि सबको समान अधिकार देना है ना, इस बात का भी तो पूरी तरह से ध्यान रखना था, ठीक है। तो क्या है, सबको समान अधिकार देना था और मजबूत राष्ट्र बनाना था, इन बातों का ध्यान रखना था, इतनी विविधता होते हुए भी। इसीलिए भारत का क्या है, संविधान जो है आज भी बहुत बड़ा और अच्छा संविधान माना जाता है। और इसे बनने में कितना टाइम लगा था, इसे बनने में तकरीबन 3 साल का समय लगा था। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए करते हैं प्रश्न नंबर 2। संघवाद से आप क्या समझते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है बेटा, संघवाद से आप क्या समझते हैं। आंसर देखिए इसका, संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है बेटा, हमने अभी देखा है संघवाद कौन सी शासन व्यवस्था होती है जिसमें सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संघवाद शासन व्यवस्था। एक बार फिर समझिए, संघवाद से आप क्या समझते हैं। संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3,
ठीक है। हमारे देश में कितने स्तर की शासन व्यवस्थाएं हैं? हमारे देश में कितने स्तर की शासन व्यवस्थाएं हैं? तो अभी हमने देखा है बेटा हमारे देश में 3 स्तर की शासन व्यवस्थाएं हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नंबर 3 पर है स्थानीय सरकार या पंचायत राज व्यवस्था। तो आंसर नंबर 3 यहाँ पे दिया गया, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार या पंचायत राज व्यवस्था। ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या दिया गया क्वेश्चन में, हमारे देश के लिए संघवाद व्यवस्था महत्वपूर्ण क्यों है? अब देखिए, अब हमारे देश में संघवाद जो है शासन व्यवस्था क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो संघवाद क्या थी, जब जो सरकार को 2 या 3 भागों में बांट दिया। क्यों? एक तो हमारा देश इतना बड़ा है, इतना विशाल है, यहाँ पे सारा काम स्मूथली करवाना एक सरकार के लिए बहुत मुश्किल था, इसीलिए क्या किया, उसको बांट दिया है कुछ हिस्सों में, जिससे कि क्या हो, काम स्मूथली हो सके। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। बेटा देखो क्या है इसका आंसर, देखिए एक सेकंड बेटा, हम इसका आंसर देखते हैं यहाँ से। देखिए सॉरी बच्चे, अब देखते हैं। हमारे देश का आकार बहुत बड़ा है, साथ ही साथ विविधता भी अधिक है, इसीलिए पूरे देश में एक समान विकास और बेहतर प्रशासन के लिए संघवाद जरूरी है। एक बार फिर से देखते हैं हम, फिर आगे करेंगे। हमारे देश का आकार बहुत बड़ा है, साथ ही साथ विविधता भी अधिक है, इसीलिए पूरे देश में एक समान विकास और बेहतर प्रशासन के लिए संघवाद जरूरी है। संघवाद संवैधानिक तौर पर, देखिए क्या कह रहा है, संघवाद संवैधानिक तौर पर शक्ति को साझा करता है। अब जो मेन शक्ति है सरकार की, उसको क्या कर दिया, उसने साझा कर दिया, क्योंकि इसमें स्वय शासन और साझा शासन की व्यवस्था होती है। इसमें क्या होता है, एक तो स्वय शासन और क्या हो जाता है, जो शासन होता है वो साझा हो जाता है। ठीक है। तो बेटा एक बार फिर समझ लेते हैं हम इसे एक बारी। हमारे देश का आकार बहुत बड़ा है, साथ ही साथ विविधता भी अधिक है, इसीलिए पूरे देश में एक समान विकास और बेहतर प्रशासन के लिए संघवाद जरूरी है। संघवाद संवैधानिक तौर पर शक्ति को साझा करता है, क्योंकि इसमें स्वय शासन और साझा शासन की व्यवस्था होती है। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए बच्चे, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।